नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 10th के बच्चों के लिए महारिवीजन का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपने अभी तक ग्रामर का जी भी नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ लिया है तो ग्रामर में अभी भी कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको देने जा रही हूं प्रैक्टिस के लिए एक वर्कशीट। पूरी की पूरी ग्रामर का रिवीजन करवाऊंगी कुछ क्वेश्चंस के जरिए और साथ ही साथ आपको पूरी ग्रामर भी टिप्स ट्रिक्स के साथ समझाऊंगी। तो बच्चों बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ। कोई भी क्लास 10 की अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस बार बोर्ड के पेपर में 16 में से 16 नंबर ग्रामर के आपके पक्के हैं। आइए ग्रामर को समझ लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला टॉपिक ग्रामर का क्या है? रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो मेरी एक बात सुनिए, रचना में अल्फाबेट कितने हैं? 3। यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के सिर्फ 3 ही भेद है। एक है सरल वाक्य, एक है संयुक्त वाक्य, एक है मिश्र वाक्य। ये तो आपने अभी तक पढ़ा ही हुआ है। सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, एक ही विधेय होता है, एक ही क्रिया होती है। यानी कि एक कर्ता एक क्रिया। आयुष पढ़ रहा है, एक ही करता है आयुष और पढ़ रहा है, यानी कि एक ही क्रिया हो रही है उसमें। चलिए संयुक्त वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उसमें योजक चिन्ह कौन से लगे रहते हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। किंतु, परंतु, पर, अथवा, तथा, अतएव, और, इसलिए, अतः, ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो ताकि आते जाते खाना खाते हुए आप सिर्फ इन अल्फाबेट्स, इन वर्ड्स को, इन योजक शब्दों को रटते रहो। किंतु, परंतु, पर, अथवा, तथा, अतएव ये किसमें आना है? संयुक्त वाक्य ने। इतनी देर में मम्मी खाना बनाएगी, उतनी देर में संयुक्त वाक्य आप फटाफट से योजक शब्द याद कर लेंगे। मिश्र वाक्य जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र रहेगा, बाकी जो है उस पर डिपेंडेंट रहेंगे। और इसके लिए एक ही ट्रिक है, मैंने आपको लिखकर दे दी है। य, की, यदि। ज से शुरू होने वाले जो, जिसने, जिन्होंने, जैसे ही, ज्यों ही, जब जब, जहां जहां, इस प्रकार अगर आपके सेंटेंस शुरू होते हैं समझ लेना वो मिश्र वाक्य है। की लगे हुए, की, क्योंकि, चूंकि, ताकि, बल्कि, ये सब मिश्र वाक्य की पहचान होगी। यदि, अगर, यद्यपि, तथापि, ये सब मिश्र वाक्य की पहचान होगी। आते जाते रट लीजिए, इसे लिख लीजिए कहीं पर भी। दूसरी बात आती है कि हम प्रधान उपवाक्य कैसे पहचाने। वाक्य में हमें दे दिया गया है अंडरलाइन करके, हम कैसे पहचाने कि ये आश्रित है? तो बच्चों एग्जाम्पल साथ ही दिया है। वाक्य है, वहां दुकान है जहां से वे सामान खरीदती हैं। तो प्रधान उपवाक्य क्या है यहां पर? जहां से पहले जितना भी वाक्य, यानी कि योजक चिन्हों से पहले जो भी वाक्य होगा आपका वो सारा प्रधान ही होगा, इतना ध्यान रखना। और योजक के बाद वाला सारा वाक्य जिसके साथ योजक लगा हुआ है वो सारा आश्रित होगा, यानी कि डिपेंडेंट होगा। याद रखने के लिए सूत्र देख लो, यक यदि। आश्रित को कैसे पहचानना है? देखिए, ज, की और यदि। ज मैंने आपको बता दिया, जो, यहां, जैसे, जिस, जिसने, जिसके, जैसे, ये सारे वर्ड्स लगे होंगे तो पहचान जाएंगे कि ये कौन सा है, आश्रित या फिर प्रधान। आरंभ में अगर लगा हुआ है, जो लड़का जहां आया था वह बहुत बुद्धिमान है। अब स्टार्टिंग में ही जो लग गया, यानी कि जो वाला जो भी योजक से पहले वाला है, जहां योजक के अब योजक शुरू में ही लग गया है, जो लड़का यहां आया था तो ये प्रधान हो। यहां पर क्या हो गया? ये योजक के बाद वाला आश्रित होता है। जो लड़का यहां आया था वह बहुत बुद्धिमान है। अब योजक के बाद वाला, अब योजक तो स्टार्टिंग में ही लग गया ना, यहां पर मध्य में क्या है? वह लड़का जो यहां आया था बहुत बुद्धिमान है। और अंत में कई बार वाक्य ऐसे आ गया, वह लड़का बहुत बुद्धिमान है जो यहां आया था। तो योजक से पहले वाला सारा प्रधान है और योजक के बाद वाला सारा आश्रित है। ज से शुरू हो, जो, यहां, जैसे, जिस, मैंने एग्जाम्पल आपको लिखकर दे दिए हैं। तो योजक से पहले वाला सारा क्या हो गया आपका? प्रधान उपवाक्य, यानी कि जो से पहले अगर कोई भी वाक्य लगा होगा। अब वाक्य स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो या एंडिंग में हो वो आपको देखना है। प्रधान और आश्रित दोनों का आपको फर्क समझ में आ गया। अब आश्रित उपवाक्य समझ लीजिए। आश्रित उपवाक्य 3 तरह के हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण और क्रिया विशेषण। और ये संज्ञा उपवाक्य की पहचान है कि वो की लगा रहेगा, बीच में की से जुड़ा रहेगा। ओके। और विशेषण की पहचान है जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें,
ये सारे विशेषण उपवाक्य की पहचान है। और क्रिया विशेषण में तो आप ध्यान रखिएगा एडवर्ब ऑफ मैनर का, टाइम का, प्लेस का, क्वांटिटी का। यदि जिस तरह, जिधर, जिस जगह ये वर्ड्स यहां भी लगे होंगे वो क्रिया विशेषण उपवाक्य रहेगा। तो यहां पर रचना के आधार पर वाक्य भेद हो गया कंप्लीट। इसके आधार पर जितने भी प्रश्न आगे आएंगे मैं आपसे प्रश्न करती रहूंगी और आपको जवाब बताती रहूंगी। अब आ गया वाच्य के तीन भेद, यानी कि वाच्य तीन तरह का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहेगी। याद रखिएगा क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता रहेगी, से लगा रहेगा, के द्वारा लगा रहेगा या फिर द्वारा लगा रहेगा। और क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, इसमें अकर्मक क्रिया कभी नहीं होगी। ओके। और क्रिया की पहचान, यानी कि क्रिया है जैसे पढ़ता है, खेलता है, इससे पहले दो प्रश्न बना लेना, किसको और क्या। अगर उत्तर मिल गया तो समझ लेना वो सकर्मक क्रिया है। जैसे सहस्त्र बाहु द्वारा कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया। अब क्रिया क्या है यहां पर, कर लिया गया, कर लिया गया। दो प्रश्न बना लो, सहस्त्र बाहु द्वारा क्या कर लिया गया, आंसर मिल गया कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण। हमें अब आगे कहीं जाना ही नहीं है, बस दोनों में से एक का भी उत्तर मिल गया ना, किसको का या क्या का, समझ लेना वो सकर्मक क्रिया, यानी कि वो क्या हो गया आपका कर्मवाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता रहती है। बाकी एक वचन, पुल्लिंग और अकर्मक क्रिया, यानी कि भाववाच्य में कभी भी सकर्मक क्रिया नहीं होती, कर्म कभी होता ही नहीं है। ठीक है। असमर्थता इसमें दिखाई जाएगी। जब नहीं का प्रयोग नहीं होता तो मूल कर्ता जन सामान्य हो जाएगा, जैसे कि गर्मियों में खूब नहाया जाता है, कर्ता नहीं है यहां पे, मूल कर्ता जन सामान्य है, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। ओके। जहां इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य आपको मिलेंगे आगे जब मैं आपको अभी करवाऊंगी ना। जैसे कैदी को सामने लाया जाए, मैंने आपको बोला ये कौन सा उदाहरण है, कैदी को किसी के द्वारा ही तो लाया जाएगा, कैदी को सामने कर्मवाच्य का उदाहरण है। अपने आप से जोड़ लेना मन में, गमला गिरकर टूट गया तो किसी के द्वारा ही तो गिर के टूटा होगा, है ना, तो ये भी कर्मवाच्य है। मैं कह रही हूं आंसर शीट है, जैसे उत्तर पुस्तिका फट गई तो अपने आप तो नहीं फटी, किसी ने फाड़ी, कर्मवाच्य है। इस प्रकार के वाक्य सारे कर्मवाच्य में आएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर मजदूरों का हिसाब कर दिया गया है, कर्ता लोप है यहां पर। चिट्ठियां भेज दी गई हैं, कर्ता लोप है यहां पर, कौन सा है, कर्मवाच्य, और कोई नहीं है यहां पर। ठीक है। भाववाच्य में ध्यान रखना, पक्षियों से उड़ा जाता है, कुत्ते द्वारा भौंका जाता है, मोटे आदमी से दौड़ा नहीं जाता, असमर्थता भी दिखानी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद परिचय। पद परिचय में आपको क्या ध्यान में रखना है, लिंग, वचन, कारक और काल, ये चार चीजें ध्यान में रख लेना। संज्ञा तो आप सबको पता ही है, ये मैंने दिखा दी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक होती है और भाववाचक होती है, और सबके उदाहरण लिखकर आपको दे दिए हैं। किसी का भी नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक है, अगर किसी की जाति आ जाए तो वो जातिवाचक है, और भाववाचक में आपको पता ही है। द्रव्यवाचक, यानी कि अगर कभी दूध, पानी, चांदी, सोना, इस प्रकार की मटेरियल नाउन की कोई भी एग्जांपल आ जाए तो समझ लेना वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। समूहवाचक संज्ञा में कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन, यानी कि सभा, कक्षा, सेना, भीड़, ये सब समूहवाचक है। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद अगर याद नहीं होते तो मैंने अनाप शनाप लिख दिया है, इसके अकॉर्डिंग सारे भेद याद कर लेना। अ से अनिश्चयवाचक, स से संबंधवाचक, न से निश्चयवाचक, न से निजवाचक, प से पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के भी आगे मैंने तीनों लिख के दे दिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, पर याद तो आप ही को करनी है, ध्यान आप ही को रखना है। निश्चयवाचक, वह मेरी है। अनिश्चयवाचक, कोई चुपके से आया, कौन आया मुझे नहीं पता। निजवाचक, जहां पर मैं स्वयं अपना काम करूंगा, यानी कि आपका इंग्लिश में जैसे क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। अब क्रिया की बात आ गई, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि उसमें कर्म नहीं रहेगा, और सकर्मक में कर्म रहेगा। मोहन सेब खाता है, हो गई आपकी सकर्मक क्रिया, क्योंकि सेब इसमें कर्म है। विशेषण, आगे विशेषण में अल्फाबेट कितने हैं, व, श, श और न, चार ही भेद हैं इसके। गुणवाचक विशेषण, जिसमें हमेशा रंग, रूप, आकार ये सब बताया जाता है। परिमाणवाचक में माप और तोल की बात की जाती है। संख्यावाचक में संख्या की बात की जाती है। सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आ गया तो सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा क्या है, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा से पहले क्या आ गया, वह, सर्वनाम आ गया, तो सार्वनामिक विशेषण है। कारक चिन्हों का ध्यान रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, रे, संबोधन तो चलो नहीं भी आता, लेकिन बाकी सारे कारक ध्यान रख लेना। ओके। जैसे गगन दौड़ता है,
अब इस पे प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। तो कर्ता कारक है गगन, जरूरी नहीं है कर्ता के साथ ने ही लगा रहे, यहां पर ने नहीं भी होगा तब भी अपना दिमाग लगाना है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है। क्रिया विशेषण देख लेते हैं आगे, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगर आपको इनको डिटेल में समझना है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां छोटी से छोटी चीज को भी समझाया गया। अब महारिवीजन का वीडियो है तो जल्दी जल्दी से आपको समझाना भी पड़ेगा, ट्रिक्स भी बतानी पड़ेंगी और आगे जाके पेपर भी आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है जिसमें टाइम के बारे में बात की जाती है। स्थानवाचक होता है बच्चों, एक जरूरी बात, मैंने कविताओं का वन शॉट वीडियो डाला हुआ है, अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके फटाफट से देखिए। और एक बात जरूरी है, सैंपल पेपर भी मैंने चैनल पर अपलोड किया है, अगर वो भी अभी तक नहीं देखा तो जाइए अपनी रिवीजन कीजिए वहां जाकर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान की बात की जाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहां। रीतिवाचक में क्या होगा? कार्य करने का तरीका। परिमाणवाचक में क्या होगा? क्वांटिटी बताई जाएगी, जैसे धीरे धीरे लता आई, अब लता के आने का तरीका बताया गया, धीरे धीरे लता आई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और ऊपर जाकर सो गई, और ऊपर आपको पता ही है क्या स्थान है। विद्यालय जाने से पहले नाश्ता कर लो, पहले नाश्ता कर लो, पहले क्या है? कालवाचक संबंध बोधक है। ओके, से पहले नाश्ता कर लो, कालवाचक हो गया आपका। संबंध बोधक होता क्या है वैसे? संबंध बोधक में संबंध बताया जाता है, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, इतना डिटेल में नहीं जाना, सिंपल इतनी बात याद रखना, के पहले, के बाद, के वर्ड साथ में लगा होगा, के बीच, ये सब संबंध बोधक के उदाहरण होते हैं और किसी के उदाहरण होते ही नहीं है। समुच्चय बोधक, जैसे आपका संयुक्त वाक्य होता है तो समानाधिकरण, व्यधिकरण, दो चीजों का ध्यान रखना, तथा, परंतु, किंतु और एवं, ये कंजक्शन यहां भी लगे होंगे, जोड़ देना, वहां पे समुच्चय बोधक है। विस्मयादि बोधक में तो आपको भावों का पता चल ही गया है। अब बात करते हैं अलंकारों की। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी, तो अलंकार आपके सिलेबस में है शब्दालंकार, यानी कि जिसमें आता है सिर्फ श्लेष अलंकार, और श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। ठीक है, श्लेष का अर्थ क्या होता है बच्चों? चिपकना, यानी कि एक ही शब्द में एक से ज्यादा अर्थ चिपके हुए हों तो समझ लेना वहां क्या है? श्लेष अलंकार। ओके, अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण आते हैं। इसके अलावा अगर कोई आया तो वो चौथा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि बाकी आपको अपने अलंकारों की तो पहचान है ही। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं बच्चों, कितना ग्रामर को सुना है आपने। मैंने सबसे पहला रचना के आधार पर वाक्य भेद समझाया था, उसमें मैंने इस एग्जाम्पल का आपको पूरा तरीका बता दिया था। यद्यपि वह परिश्रमी है तथापि प्रथम ना आ सका, वाक्य का भेद बताना है आपको। फटाफट से बताइए कौन सा है? सरल वाक्य है नहीं, संयुक्त है नहीं, तो क्या है ये मिश्र वाक्य का भेद है। ठीक 4:10 पर महात्मा गांधी जुलूस लेकर आए, वाक्य का मिश्र रूप नहीं होगा। मैं बार बार बोल रही हूं बच्चों, ग्रामर का हर क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, सिर्फ मिश्र वाक्य तक मत पढ़ लेना, मिश्र रूप नहीं होगा। तो नहीं होगे वाला एग्जाम्पल कौन सा है? ग। ठीक 4:10 हुए और महात्मा गांधी जुलूस लेकर आए, यानी कि ये तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, बाकी सारे छोड़कर सिर्फ ग ऑप्शन है जो मिश्र रूप नहीं है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोकन रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सा अलंकार आपको इसमें नजर आ रहा है? तो मेखलाकार का अर्थ होता है गोल, यानी कि यहां पर कवि का तात्पर्य है पहाड़ों पर खिले हजारों फूलों से, क्योंकि कवि को जो फूल हैं वो पहाड़ों की आंखों के समान लग रहे हैं। सहस्त्र दृग सुमन, सुमन होता है फूल, तो मानवीकरण अलंकार है बच्चों, ये मानवीकरण अलंकार। ओके, ध्यान रखिएगा। तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। अब बताइए उत्प्रेक्षा का क्या कोई यहां पर योजक चिन्ह लगा हुआ है? क्योंकि उत्प्रेक्षा में मनु, मनहु, जनु, जनहु, मानो, जानो, ज्यों, जैसे ये वर्ड्स होते हैं, है यहां पर कहीं? नहीं है। अतिशयोक्ति में कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के कर दी जाती है, यहां तो लिखा तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी, नहीं है। श्लेष अलंकार में एक शब्द में अर्थ चिपके हुए होते हैं, कोई शब्द है ऐसा? नहीं है। तो बचा कौन सा? रूपक अलंकार पे टिक करेंगे सीधा हम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पंक्ति में कौन सा अलंकार दिख रहा है? पिघल कर जल, जल मतलब पिघल कर पत्थर बन गया होगा, बताइए कौन सा अलंकार है ये? अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ा के बात की जा रही है यहां पर। मैं तो राम विरह की मारी मुंदरी हो गई कंगना,
मैं तो राम विरह की मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए, कैसी बात कर रही है? मैं तो राम के वियोग की मारी हुई हूं, मेरी तो मुंदरी भी कंगन बन गई। अतिशयोक्ति अलंकार है बच्चों। ये भी अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति। ध्यान पूर्वक पेपर पढ़िएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। स्वर्ग का सुमन धरती पर खिला, नाम उसका उचित ही है उर्मिला। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? स्वर्ग का फूल है, धरती पे खिल गया, नाम उसका उर्मिला। कौन सा अलंकार है? कोई और नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार है बच्चों ये। निम्नलिखित में से कर्म वाच्य के उदाहरण में किसे नहीं माना जाएगा? 2 बार प्रश्न पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कर्म वाच्य के उदाहरण में किसे नहीं माना जाएगा? आइए 4 उदाहरण देखते हैं इसके। कौन सा? पहला उदाहरण है, उसके द्वारा कथा सुनाई गई, इसमें तो कर्म है। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, इसमें भी कर्म है। बूढ़ी दादी से चला नहीं गया, मां से अब खाना बनाया नहीं जाता। तो ग ऑप्शन, जिसमें कर्म ही नहीं है, तो बूढ़ी दादी से चला नहीं गया, यह कर्म वाच्य का उदाहरण नहीं है। बाकी सब कर्म वाच्य के उदाहरण है। आगे देखते हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहां एक तय दूसरों आंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन लेहू पै देहू छंटांक नहीं। सुजान शब्द के यहां 2 अर्थ हैं, एक घनानंद की प्रेमिका और दूसरा सज्जन समझदार व्यक्ति जो होता है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यानी कि एक शब्द में अर्थ चिपके हुए हैं, श्लेष अलंकार है और कोई अलंकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विपिन द्वारा झूठ नहीं बोला गया होगा, वाक्य किस वाच्य का है बच्चों? मैंने अभी अभी आपको समझाया था वाच्य में, भाववाच्य का वाक्य है ये। इसमें कोई कर्म नहीं है बच्चों। विपिन द्वारा झूठ नहीं बोला गया होगा, भाववाच्य है ये और कोई वाच्य नहीं है। माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार कौन सा है? माली को आता देखकर कलियां पुकारने लगी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, मानवीकरण अलंकार है बच्चों ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है, जल्दी करो वे सब आते होंगे। अब आपको उदाहरण दे रखा है, पुरुषवाचक सर्वनाम में पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है, बहुवचन है, कर्ता कारक है। फिर दे रखा है पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, बहुवचन स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग, मध्यम पुरुष, बहुवचन, कर्ता कारक। पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष, एकवचन, कर्ता कारक। अब मुझे यह बताइए, वे सब आता किसके अंतर्गत है? एक तो पहली बात है पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। दूसरा, अब ध्यान रखना, आते होंगे, आती होंगी नहीं है, तो पुल्लिंग तो है ही है वो, ठीक है। फिर वो है क्या? वे सब है, अन्य पुरुष में आता है तो अन्य पुरुष भी है, और वे सब बहुवचन में आता है तो बहुवचन भी है, और वे सब आते होंगे यानी कि कर्ता कारक है ये, तो क ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प ही नहीं है? पहला है, मुझसे अब देखा नहीं जाता, आइए चला जाए, ये भी भाववाच्य है। राधा से बोला नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। तो है क्या? हमें धोखा दिया जा रहा है। ये क्या हो गया आपका? ये भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है, क्योंकि ये तो कर्मवाच्य का है। तो ग ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वहां भी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को पढ़कर 16 में से 16 नंबर लेकर आने हैं आपको। वर्कशीट आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ध्यानपूर्वक उस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए और देखिए कि पूरी की पूरी ग्रामर में अभी भी कोई डाउट बचा है। मुझे नहीं लगता आप कोई ग्रामर में डाउट बचेगा आपको। कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताना कि मैंने कितने मार्क्स लिए हैं उस वर्कशीट को सॉल्व करके। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर 21st February स्टूडेंट्स। गुड बाय।